ठीक है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रतलाम नर्सिंग कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं एमएसएन से रिलेटेड एक टॉपिक नर्वस सिस्टम, जिसमें हम आज पढ़ेंगे सेरेब्रम का रिव्यू। सेरेब्रम के लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि सेरेब्रम क्या होता है, ब्रेन का हमारा लार्जेस्ट पार्ट होता है, तो उसका हम रिव्यू देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे सेरेब्रम के फंक्शन। जो सेरेब्रम होता है, जो हमारे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, वो मेनली क्या करता है, 3 फंक्शन करता है। तो फर्स्ट क्या करता है, ये मोटार फंक्शन करता है, मतलब मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम करता है। सेकंड क्या करता है, ये सेंसरी फंक्शन करता है, जितने भी हमारे सेंसेस रहते हैं वहां से जो भी इंपल्सेस आती है उसको क्या करता है, रिसीव करने का भी काम करता है। उसके बाद में ये क्या करता है, एसोसिएटेड फंक्शन, मतलब कि जो हमारी इंटेलिजेंस रहती है, हमारी जो रीजनिंग रहती है ना, थिंकिंग रहती है, इन सबको करवाने का काम कौन करता है, हमारा सेरेब्रम वाला पार्ट ही करता है। उसके बाद में हम देखेंगे एरिया ऑफ ब्रेन्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। फर्स्ट हम देखते हैं फंक्शन ऑफ सेरेब्रम। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था कल, सेरेब्रम पढ़ा था। सेरेब्रम का मतलब क्या होता है, सेरेब्रम क्या होता है, हमारे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। हम बोल सकते हैं कि अगर 100% हम ब्रेन को मानते हैं तो 80 से 85% जो होता है वो क्या होता है, हमारा सेरेब्रम होता है। क्या होता है, सेरेब्रम होता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि जो सेरेब्रम वाला पार्ट होता है वो भी क्या पाया जाता है, इसके बाहर वाले पार्ट को हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, और जो अंदर वाला पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, मेडुला के नाम से जानते हैं। उसके बाद में सेरेब्रम में हमने देखा था कि क्या होते हैं, इसमें ग्रे मैटर होता है एंड व्हाइट मैटर होता है। ग्रे मैटर का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी। सेल बॉडी के ग्रुप को क्या बोलते हैं हम, ग्रे मैटर। और जो व्हाइट मैटर रहता है उसको क्या बोलते हैं हम, ग्रुप ऑफ एक्सॉन। ग्रुप ऑफ एक्सॉन को किस नाम से जानते हैं हम, व्हाइट मैटर के नाम से जानते हैं। क्लियर है, तो ये हमने सेरेब्रम के बारे में कुछ बातें करी थी। तो आज हम देखते हैं कि अब जो हमारा सेरेब्रम होता है ये काम क्या करता है, या इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखेंगे इसमें मोटार फंक्शन। हमारा जो सेरेब्रम देता है वो क्या करता है, फर्स्ट मोटार फंक्शन करता है, या फिर मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे सेंसरी फंक्शन। सेंसेस को भी क्या करता है, ये रिसीव करने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे एसोसिएटेड फंक्शन, जिसमें हम बोल सकते हैं कि ये इंटेलिजेंस का काम करता है, मेंटल एबिलिटी का काम करता है, या फिर क्या करता है, मेमोरी फंक्शन का काम करता है। क्लियर है, उसके बाद में नोट में क्या लिखा है, देयर इज ऑल फंक्शन आर कंट्रोल्ड बाय वेरियस लोब ऑफ ब्रेन। ठीक है, हमारे जो भी ये सारे फंक्शन होते हैं, मोटार फंक्शन, सेंसरी फंक्शन, एसोसिएटेड फंक्शन, जिसमें इंटेलिजेंट एंड मेंटल और मेमोरी फंक्शन। ठीक है, ये सारे जो फंक्शन रहते हैं ये कंट्रोल किसके द्वारा होते हैं, हमारे ब्रेन के लोब्स के द्वारा होते हैं। किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं, ब्रेन के लोब। ठीक है, इसलिए अपन ने जब लास्ट क्लास खत्म करी थी तो हमने देखा था कि ब्रेन का इमेज देखा था कि इसमें कौन कौन से लोब कहाँ पर पाए जाते हैं। क्यों देखा था, क्योंकि जो भी सेरेब्रम के फंक्शन रहते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट लोब के द्वारा कंट्रोल होते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीपिटल जो लोब रहता है वो अलग फंक्शन करवाएगा, जो पैराइटल लोब लेता है वो अलग फंक्शन करेगा, और जो ऑक्सीपिटल और जो फ्रंटल लोब रहता है वो भी क्या करेगा, अलग फंक्शन करेगा। तो क्लियर है इतना। नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हमारा सेरेब्रम का फंक्शन। ठीक है, तो हमारा जो सेरेब्रम रहता है वो क्या करता है, फर्स्ट मोटार फंक्शन करता है। अब मोटार का सीधा सा मीनिंग होता है क्या करना, मूवमेंट करना। मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, मोटार फंक्शन। ठीक है, तो ऑल वॉलेंट्री मसल्स फंक्शन शुड बी डन बाय सेरेब्रम। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमको याद रखना है, क्या बन सकता है कि हमारे जो भी वॉलेंट्री मसल के मूवमेंट होते हैं। ठीक है, वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है, जो हमारी इच्छा पर निर्भर होते हैं। हमारी इच्छा पर निर्भर है कि हमने क्या करा है, इस हाथ को ऊपर उठाया है, इस पैर को क्या करा है, मूव करा है। ठीक है, तो इसको हमने क्या बोल दिया, वॉलेंट्री मसल मूवमेंट। ठीक है, तो ये कंट्रोल किसने करा, हमारे सेरेब्रम वाले पार्ट ने। ठीक है, तो हमने ये लिखा है कि हमारे जो भी वॉलेंट्री मसल के मूवमेंट रहते हैं या फंक्शन रहते हैं वो किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं, सेरेब्रम के द्वारा कंट्रोल होते हैं, विद द हेल्प ऑफ एरियाज। किसके द्वारा होते हैं, विद द हेल्प ऑफ एरिया, है ना। अब जो ब्रेन के लोब होते हैं वहाँ क्या पाए जाते हैं, अलग अलग एरिया। एरिया का मतलब क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में अपन बोल सकते हैं कि अलग अलग जगह, है ना। अलग अलग जगह क्या करती है, अलग अलग काम करने का काम करती है, मतलब अलग अलग फंक्शन करती है। तो हमने बोल दिया कि किसकी हेल्प से ये फंक्शन करती है, विद द हेल्प ऑफ एरिया। क्लियर है इतना। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखेंगे इसमें क्या, प्राइमरी मोटार एरिया। ठीक है, अब हमारा जो फ्रंटल वाला क्या है, लोब है ना, उसमें क्या होता है, एक एरिया होता है जिसको हम क्या बोल देंगे, प्राइमरी मोटार एरिया। उसके बाद में क्या होता है, तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल वॉलेंट्री मसल मूवमेंट। ये क्या होता है, हमारे सारे वॉलेंट्री मसल मूवमेंट के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, एक्सेप्ट स्पीच। स्पीच को छोड़कर सारे जो हमारे वॉलेंट्री मसल मूवमेंट रहते हैं वो कौन करवाता है, तो हम क्या बोल देंगे,
सेरेब्रम का कौन सा लोब करवाता है? प्री मोटार एरिया। क्या बोलेंगे? प्री मोटार एरिया। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि जो प्री मोटार एरिया रहता है ये क्या करता है, तो हम क्या बोलेंगे? ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? ऑल वॉलेंट्री मसल मूवमेंट के लिए। मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है हमारे फ्रंटल वाले पार्ट में, अब फ्रंटल वाले पार्ट में क्या प्रेजेंट है? प्री मोटार एरिया प्रेजेंट है। अगर वो एरिया डैमेज हो जाता है तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? पर्सन को पैरालिसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पैरालिसिस। क्योंकि पैरालिसिस का मतलब क्या होता है कि जो बॉडी के मसल्स रहते हैं वो क्या नहीं कर पाएंगे? मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। तो वो एक ही जैसी पोजीशन में रहेंगे, उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। उसको हम क्या बोल देंगे? पैरालिसिस। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि जो पैरालिसिस रहता है वो किस वजह से होता है, तो हम क्या बोल देंगे कि हमारे ब्रेन का जो प्री मोटर एरिया रहता है जो कहाँ पाया जाता है? फ्रंटल लोब में, ये क्या हो जाता है? डैमेज हो जाता है। डैमेज होने के कारण जो वॉलेंट्री मसल मूवमेंट रहते हैं वो क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं या इंटरप्शन हो जाता है उसमें, जिसकी वजह से पर्सन को क्या हो जाता है? पैरालिसिस हो जाता है। क्लियर है इतनी बात? अपन को याद रखना है कि एक्सेप्ट स्पीच, मतलब कि हमारे जो स्पीच है, हमारी जो टंग है, इसके मूवमेंट को छोड़कर बाकी जितने भी हमारी बॉडी में मूवमेंट हो रहे हैं वॉलेंट्री मूवमेंट है ना, ये जो रहता है वो कौन कंट्रोल करता है? प्राइमरी मोटार एरिया। क्लियर है इतना? तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि स्पीच को ये कंट्रोल नहीं करता है। स्पीच के लिए अलग से एक एरिया होता है जिसको अपन आगे देखेंगे। उसके बाद है इट इज सिचुएटेड इन फ्रंटल लोब। अब जो हमारा प्री मोटार एरिया होता है, प्राइमरी मोटार एरिया होता है, ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? फ्रंटल लोब में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अपन को याद रखना है कि ये क्या बनाया हमने? ब्रेन बना दिया है। ठीक है, आगे वाले एरिया को हमने क्या बोल दिया है? फ्रंटल लोब। ठीक है, अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? फ्रंटल लोब के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम सिर्फ फ्रंटल लोब देखेंगे, है ना। यहाँ पर क्या होते हैं? ये हमारा कौन सा होता है? ऑक्सीपिटल लोब होता है ना। ये दो होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? टेम्पोरल लोब बोलते हैं। और बीच में क्या होता है हमारा? पेराइटल लोब होता है। इतना तो पता है ना अपन को। ठीक है, तो अभी हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? ओनली फ्रंटल लोब के बारे में। फर्स्ट हम देख रहे हैं कौन सा? मोटर फंक्शन, मतलब मूवमेंट करवाने वाला काम कौन करता है? हमारा फ्रंटल लोब करता है। अब फ्रंटल लोब के अंदर भी क्या पाया जाता है? एक एरिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक एरिया। तो हमने बोल दिया कि यहाँ पर क्या है? एक एरिया है। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं कि ये कौन सा है? राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन है, दो हेमिस्फीयर है। ठीक है, तो ये वाला जो राइट वाला होता है, यहाँ पर फर्स्ट में क्या पाया जाएगा? एक प्राइमरी मोटार एरिया पाया जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि प्राइमरी एरिया यहाँ पर पाया जाता है किसके अंदर होता है? ये फ्रंटल लोब के अंदर। ठीक है, एरिया मतलब एक जगह है जो क्या करती है? फंक्शन करवाने का काम कर रही है। ठीक है, तो क्या फंक्शन करवा रही है वो हमको याद रखना है। ये सारे हमारे क्या कर रही है? इनवॉलेंट्री जो मसल्स के मूवमेंट है इसको क्या कर रही है? कंट्रोल करती है। क्या करती है? इनवॉलेंट्री मसल मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम करती है, जिसका नाम क्या है? प्राइमरी मोटार एरिया। क्या बोलेंगे इसको? प्राइमरी मोटार एरिया। ठीक है, तो बस आपको इतना याद रखना है कि फ्रंटल लोब के अंदर एक एरिया पाया जाता है जो कहाँ पर होता है? आपके राइट हेमिस्फीयर में होता है, जिसका नाम क्या होता है? प्राइमरी मोटार एरिया। इसका जो फंक्शन रहता है वो क्या होता है? कंट्रोल करना। किसको कंट्रोल करना? मसल्स के मूवमेंट को, मसल्स मूवमेंट। ठीक है, तो हमने देख लिया कि कहाँ पर सिचुएटेड होता है? ये फ्रंटल लोब में सिचुएटेड होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है अपना? तो व्हाट इज द सेरेब्रम मोटार फंक्शन। अब क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आ जाएगा कि व्हाट इज द सेरेब्रम मोटार फंक्शन, कि आपके जो ब्रेन का सेरेब्रम वाला पार्ट है उसका मोटार फंक्शन क्या है। तो हम क्या बोल देंगे? ये क्या करता है? बोलो आंसर क्या होगा? कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है? वॉलेंट्री मसल्स मूवमेंट। किसको कंट्रोल करता है? ये वॉलेंट्री मसल मूवमेंट को कंट्रोल करता है। तो क्लियर है कि इस पॉइंट से अपना क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्लियर है इतना? क्या क्वेश्चन बना कि जो सेरेब्रम वाला मोटार फंक्शन देता है वो क्या होता है? तो हमने बोल दिया ये क्या करता है? जो भी वॉलेंट्री मसल्स के मूवमेंट होते हैं, मतलब हम हाथ पैर को हिला रहे हैं, इधर से उधर चल रहे हैं, उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? हमारा प्राइमरी मोटार एरिया करता है। क्लियर है इतना? उसके बाद नेक्स्ट आगे देखते हैं अपन। प्राइमरी मोटर एरिया हैज बेड्स सेल। ठीक है, तब जो प्राइमरी मोटर एरिया होता है हमारा, उसमें क्या पाई जाती है? एक सेल पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं? बेड्स सेल। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है बेड्स सेल से कि बेड्स सेल हमारे ब्रेन के किस पार्ट में पाई जाती है। तो हम क्या बोल देंगे? कहाँ पर होती है?
फ्रंटल लॉब में होती है। फ्रंटल लॉब में भी अगर बोले तो हम बोल सकते हैं कहाँ पर, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर दोनों में ही ये सेल पाई जाती है। ठीक है, इसका काम क्या रहता है, जो बॉडी के मूवमेंट रहते हैं उसको कंट्रोल करना। ठीक है, तो बेड्स सेल कंट्रोल अपोजिट साइड ऑफ ब्रेन। क्या लाइन लिखी है यहाँ पे कि जो बेड्स सेल रहती है वो क्या करती है, कंट्रोल करती है अपोजिट साइड ऑफ ब्रेन। ठीक है, कैसे याद रखेंगे अपन, जैसे कि अगर मान लेते हम ये ब्रेन है, इसके हमने क्या बना दिए, इसको डिवाइड कर दिया है 2 हेमिस्फेयर में। एक हमारा क्या हो गया है यहाँ पर, राइट हेमिस्फेयर हो गया है, और एक क्या हो गया है, लेफ्ट हेमिस्फेयर। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, 2 पार्ट में इसके हमारे ब्रेन को डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो हमने बोल दिया कि अब क्या पाई जाती है इसमें, बेड्स सेल पाई जाती है। क्या पाई जाती है, बेड्स सेल। ठीक है, दोनों जगह क्या होगी, बेड्स सेल होगी। तो हमने क्या बोल दिया कि जो बेड्स सेल रहती है ये क्या करती है, कंट्रोल करती है अपोजिट साइड ऑफ ब्रेन को। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि अगर मैं मेरी बॉडी का इधर वाले पार्ट को मूवमेंट कर पा रही हूँ तो मेरा कौन सा ब्रेन काम कर रहा है, इस साइड वाला, है ना, मतलब अपोजिट साइड। अगर मैं मेरी बॉडी का ये वाला पार्ट मूव कर रही हूँ मतलब कि मेरा कौन सा जो ब्रेन है वो एक्टिवेट है अभी, अपोजिट साइड वाला। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि अगर लेफ्ट हेमिस्फेयर फंक्शन कर रहा है तो जो राइट बॉडी पार्ट है वो मूव करेगा, है ना, और अगर लेफ्ट वाला मूवमेंट कर रहा है, जो हेमिस्फेयर है वो फंक्शन कर रहा है, तो जो हमारी राइट साइड की बॉडी रहती है वो फंक्शन करेगी। मतलब सिंपल सी बात है कि ऐसा नहीं है कि इधर का ब्रेन है तो इधर का मूवमेंट करवाएगा, इधर का ब्रेन का पार्ट है तो इधर का मूवमेंट करवाएगा। मूवमेंट हमेशा कैसा होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इधर का ब्रेन पूरी इधर की बॉडी का मूवमेंट करवाएगा और लेफ्ट साइड का राइट साइड में मूवमेंट करवाएगा। क्लियर है। अब ये ऐसा होता किसकी वजह से, तो किसकी वजह से होता है, बेड्स सेल। एक स्पेशल टाइप की सेल है जो क्या करती है, बॉडी के मसल्स के मूवमेंट को करवाती है और क्या करती है, अपोजिट साइड के ब्रेन को कंट्रोल करने का काम करती है। क्लियर हुआ इतना। तो बेड साइड से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि ये क्या करती है, तो हम बोल देंगे कि क्या करती है, अपोजिट साइड ऑफ ब्रेन को कंट्रोल करने का काम करती है। समझ में आ गया इतना। उसके बाद में क्या है, राइट साइड बेड सेल डैमेज। अगर हम बोल रहे हैं कि राइट साइड की अगर क्या हो जाती है, जो हमारी बेड सेल है वो क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है ना। इंजरी हुई है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के कारण, क्या हो गया, मान लो कि यहाँ पर चोट लग गई है राइट साइड के ब्रेन में, है ना, फ्रंटल वाले एरिया में, तो क्या डैमेज हो जाएगी, बेड्स सेल। ठीक है, तो बेड्स सेल अगर राइट वाली डैमेज हो जाएगी तो पैरालिसिस कौन सी जगह का होगा, लेफ्ट साइड का होगा। क्योंकि हमने अभी देखा कि बेड जो सेल रहती है वो क्या करती है, डिफरेंट साइड को कंट्रोल करने का काम करती है। तो डायरेक्ट अपन को याद रखना है कि अगर राइट साइड की सेल डैमेज हो गई तो लेफ्ट साइड की बॉडी कंट्रोल नहीं हो पाएगी। मतलब पैरालिसिस कहाँ पर होगा, लेफ्ट साइड का पैरालिसिस होगा। क्लियर है इतना। उसके बाद में है लेफ्ट साइड बेड सेल डैमेज। अगर हमारे जो लेफ्ट साइड है यहाँ पर भी बेड सेल है, ठीक है, फ्रंटल लोब में, तो अगर ये डैमेज हो जाती है तो पैरालिसिस किधर का हो जाएगा, राइट साइड का। तो हम बोल देंगे कि पैरालिसिस कहाँ का हो जाएगा, राइट साइड पैरालाइज। क्लियर है इतना। सिंपल सी चीज याद रखनी है कि बेड सेल जो रहती है वो कहाँ पर होती है, हमारे फ्रंटल लोब में होती है, जिसका फंक्शन क्या होता है, जो वॉलेंट्री मसल मूवमेंट रहते हैं उनको करवाना, ब्रेन के जो अदर पार्ट है, अपोजिट पार्ट है, उसको क्या करना, कंट्रोल करना। क्लियर है। तो डैमेज अगर इधर वाली डैमेज होती है तो वो लेफ्ट साइड को पैरालाइसिस कर देगी, और अगर लेफ्ट साइड वाली डैमेज होती है तो राइट साइड का पैरालाइसिस कर देगी। ठीक है, तो जितना यहाँ पे लिखा है उतना ही वन लाइन से डायरेक्ट इससे क्वेश्चन बनते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन यही आएगा कि राइट साइड की अगर क्या हो गई है, बेड से सेल डैमेज हो गई है, तो कौन सा बॉडी में पैरालिसिस देखने को मिलेगा, तो हम क्या बोल देंगे, लेफ्ट साइड पैरालिसिस देखने का मिलेगा। अब इसका रीजन क्या होता है, तो हमको याद रखना है कि जो बेड से सेल रहती है इसका काम ये होता है कि अपोजिट ब्रेन को कंट्रोल करती है। क्लियर है इतना। उसके बाद अब नेक्स्ट आगे देखते हैं हम। ठीक है, आगे देखते हैं हम डिसऑर्डर रिलेटेड टू प्राइमरी मोटार एरिया। ठीक है, अब क्या देख रहे हैं हम, डिसऑर्डर, है ना। फर्स्ट तो हमने समझ लिया कि हमारा क्या था, ये ब्रेन था। ठीक है, इसको इमेजिनेशन करके याद रखो तो ही ये चीज समझ में आएगी, क्योंकि इमेज सारे अपन ने शुरू में एनाटॉमी देख ली है ब्रेन की, है ना। तो अगर ऐसा सोचोगे कि सब नया लग रहा है, तो नया तो हर चीज है, पर इमेजिनेशन करो कि ब्रेन में कौन कौन से पार्ट देखे थे, कौन से लोब देखे थे, और किसके अंदर की अपन बात कर रहे हैं, तो ये चीज समझ में आएगी, है ना। क्या देखा अपन ने, ये ब्रेन का ये पार्ट हो गया, जिसमें हमने बोल दिया कि जो आगे वाला है इसको हमने क्या बोल दिया है, फ्रंटल लोब बोल दिया है। ठीक है, ये फ्रंटल लोब हो गया। इसमें भी हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या होता है, राइट साइड में एक एरिया होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी मोटार एरिया। क्या बोलते हैं, प्राइमरी मोटार एरिया।
ठीक है। तो जब भी अपन पढ़ रहे हैं तो पहले तो ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि कौन सी जगह की बात हो रही है ना, उसके बाद ही वो चीज़ें समझ में आएंगी। तो हमने देख लिया कि प्राइमरी मोटर एरिया कहाँ होता है, कहाँ पर प्रेजेंट होता है और इसका फंक्शन क्या होता है। उसके बाद हमने देख लिया कि इसके अंदर बेड से सेल पाई जाती है जो क्या करती है, अपोजिट साइड ऑफ ब्रेन को, बॉडी को कंट्रोल करने का काम करती है। उसके बाद हम अब देख रहे हैं डिसऑर्डर रिलेटेड टू प्राइमरी मोटर एरिया। अगर हमारे इस वाले एरिया में प्रॉब्लम हो जाती है या कुछ डिसीज हो जाता है तो उसकी वजह से हमको क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठीक है, तो हमारी हेडिंग क्या हो गई, डिसऑर्डर रिलेटेड टू प्राइमरी मोटर एरिया। तो फर्स्ट में अभी डिस्कस करा था अपन ने कि प्राइमरी मोटर एरिया क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है वॉलेंट्री मसल्स को। तो हमने अब देखा था अभी कि अगर क्या हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, उसके कारण क्या हो गया, प्राइमरी मोटर एरिया पे अगर चोट लग गई है, इंजरी हो गई है या एरिया क्या हो गया है, डैमेज हो गया है, तो डैमेज होने के कारण क्या होगा, जो वहां पर बेड से सेल पाई जाती है वो भी क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, पर्सन को उससे रिलेटेड डिसऑर्डर हो सकते हैं जिसको हम क्या बोल देंगे, पैरालाइसिस। क्या बोल देंगे, पैरालाइसिस। पैरालाइसिस क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये एरिया क्या करता है, बॉडी को मूवमेंट करवाता है। जब मूवमेंट नहीं होता है तो हम क्या बोल देते हैं, पर्सन को क्या हो गया है, पैरालाइसिस हो गया है। क्लियर है इतना। तो हम देखेंगे अब कि पैरालाइसिस में भी अब क्या होते हैं, बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, पैरालाइसिस। तो डायरेक्ट बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं, डायरेक्ट बोल देगा वो कि पेरिप्लेगिया जो होता है उसमें कौन कौन सी बॉडी का पार्ट डैमेज होता है या कौन कौन सा पार्ट जो रहता है वो पैरालाइज होता है ना। तो हमको डिफरेंट टाइप याद रखने हैं और उसमें याद रखना है कि कौन सी हमारी एक्सट्रीमिटी उसमें पैरालाइज होती है। क्लियर है इतना। तो फर्स्ट हम देखेंगे पैरालाइसिस के टाइप। अब सबसे पहली बात याद रखना है अपन को, पैरालाइसिस। ठीक है, पैरालाइसिस के लिए टर्मिनोलॉजी क्या यूज करते हैं अपन, प्लेजिया। क्या यूज करते हैं, प्लेजिया। ठीक है, जैसे कि इन्फ्लामेशन के पीछे अपन टीस लगा देते हैं किसी भी वर्ड के पीछे, तो क्या बोल देते हैं, इन्फ्लामेशन, है ना, मायोकार्डिटिस, है ना, पेनक्रेटाइटिस। तो ऐसे हमको याद रखना है कि जो पैरालाइसिस रहता है इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, वर्ड प्लेजिया। क्या यूज करते हैं, प्लेजिया। तो कहीं पर भी प्लेजिया लिखा हुआ है मतलब समझ लो कि क्या बात हो रही है, यहाँ पर पैरालाइसिस के बारे में बात हो रही है ना। अब नाम कैसे याद रखोगे, मोनोप्लेजिया, है ना, नाम क्या गया, मोनोप्लेजिया। तो प्लेजिया देख के तुमको पता चल गया कि पैरालाइसिस के बारे में बात हो रही है। एक और वर्ड लग गया है, मोनो। मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल या वन। मतलब कि इसमें क्या होता है, पैरालाइसिस ऑफ ओनली एनी वन एक्सट्रीमिटी। मोनोप्लेजिया का सीधा सा मतलब है कि कोई भी जो पर्सन रहता है उसकी बॉडी की कोई एक एक्सट्रीमिटी ही ओनली क्या होती है, पैरालाइसिस होती है। जैसे कि मैंने बोल दिया कि मेरा जो ये हाथ है वो क्या हो गया है, पैरालाइसिस हो गया है, मतलब ये कुछ भी काम नहीं करता है, बाकी मेरी पूरी बॉडी फंक्शन कर रही है। तो कौन से टाइप का पैरालाइसिस हो जाएगा, ये मोनोप्लेजिया, है ना। तो हमने वो यहीं पे लिखा है क्या, कि पैरालाइसिस हो जाता है ओनली वन एक्सट्रीमिटी का। अब ऐसा नहीं है कि वो वन एक्सट्रीमिटी हाथ हो या पैर हो, कोई सी भी एक एक्सट्रीमिटी हो सकती है ना। एक्सट्रीमिटी का मतलब क्या होता है, हाथ और पैर, उसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एक्सट्रीमिटी। तो हो सकता है हमारा जो लेफ्ट वाला हाथ है वो पैरालाइसिस हो गया है या राइट वाला हो गया है या दोनों लेग में से कोई भी एक पार्ट पैरालाइसिस। मतलब सिंपल सा मीनिंग है, पेशेंट दिख रहा है आपको, उसकी बॉडी का जो पार्ट पैरालाइसिस है उसको देख के आपको पता लगाना है कि इसको कौन से टाइप का पैरालाइसिस है। समझ में आया। अब अगर एक ही एक्सट्रीमिटी पैरालाइज दिख रही है तो हम कौन सा बोल देंगे इसको, मोनोप्लेजिया। क्या बोलेंगे, मोनोप्लेजिया। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पैरालाइसिस का टाइप होता है क्या, पैराप्लेजिया। ठीक है, प्लेजिया मतलब तुमको पता है कि पैरालाइसिस को ही क्या बोलते हैं हम, प्लेजिया बोलते हैं। एक और वर्ड लग गया है यहाँ पर क्या, पैरा। इसमें क्या याद रखेंगे, पैरालाइसिस ऑफ बोथ लोअर एक्सट्रीमिटी। काय का पैरालाइसिस हो रहा है यहाँ पर, बोथ लोअर एक्सट्रीमिटी। अब लोअर को कैसे याद रखोगे, पैरा से याद रख लो, पैर। क्या याद रखोगे, पैरा से पैर। मतलब इस कंडीशन में पेशेंट के जो दोनों पैर रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, पैरालाइसिस हो जाते हैं। मतलब अपर बॉडी काम कर रही है, बस दोनों जो पैर है वो कैसे हो गए हैं, उसके पैरालाइसिस हो गए हैं। क्लियर है। तो इस टाइप के पैरालाइसिस को हम क्या बोल देंगे, पैराप्लेजिया। क्लियर है इतना। उसके बाद में एक और टाइप आता है डाईप्लेजिया। ठीक है, क्या वर्ड लग गया यहाँ पर, डाईप्लेजिया। तो डाईप्लेजिया में आपको याद रखना है पैरालाइसिस ऑफ बोथ अपर एक्सट्रीमिटी। कहाँ पर पैरालाइसिस हो जाएगा, बोथ अपर एक्सट्रीमिटी, मतलब दोनों हाथ क्या हो जाएंगे पर्सन के, पैरालाइसिस। अब याद कैसे रखोगे, पैरा का तो याद रख लिया कि पैर, दोनों पैर हो रहे थे उसके पैरालाइसिस। ठीक है, तो डाई और पैरा जो है इसको अलग रखना है, इसमें याद रखना है अपन को। इसमें क्या हो जाता है, जो हाथ रहते हैं या जो हमारी अपर एक्सट्रीमिटी है वो क्या हो जाती है, पैरालाइसिस हो जाता है। क्लियर है इतना। उसके बाद में है हेमीप्लेजिया। अब इसमें वर्ड लग गया क्या, हेमी, है ना। तो इसमें क्या होता है, पैरालाइसिस ऑफ हाफ वन साइड बॉडी, है ना, एक साइड की बॉडी क्या हो जाती है, पैरालाइसिस हो जाती है। अब जो हमारा हेमीप्लेजिया रहता है ये क्या होता है,
मोस्ट कॉमन टाइप का पैरालिसिस होता है। जो भी हमने क्या देखा होगा, हमारी फैमिली में भी ऐसा रहता है, मोस्टली जैसे ओल्ड पर्सन रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, पैरालिसिस कंडीशन में हो जाते हैं। ठीक है, तो उनमें जो पैरालिसिस अपन को देखने को मिलता है मोस्ट कॉमनली कौन सा होता है, वो हेमीप्लेजिया है ना। ऐसा बोलते हैं ना हम, एक साइड की बॉडी क्या हो जाती है, सून हो जाती है ना। तो हम बोल सकते हैं कि मोस्ट कॉमन जो पर्सन मिलते हैं पैरालिसिस वाले, वो कौन से टाइप वाले मिलते हैं हमको, हेमीप्लेजिया वाले। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, 4 टाइप डाल देगा, बोलेगा कि सबसे ज्यादा कौन से टाइप का पैरालिसिस देखने को मिलता है, तो हम क्या बोल देंगे, हेमीप्लेजिया। हेमीप्लेजिया का मतलब क्या, कि जो वन साइड की हाफ बॉडी है वो पूरी क्या हो गई है, पैरालाइज हो गई है। यहाँ से लेकर ट्रंक से लेकर पैर तक पूरी बॉडी क्या हो गई है, पैरालाइसिस। तो हम क्या बोल देंगे उसको, हेमीप्लेजिया। क्लियर है इतना। उसके बाद में होता है क्वाड्रीप्लेगिया। ठीक है, अब क्वाड्रीप्लेगिया में क्या होता है, पैरालाइसिस ऑफ अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटी। क्वाड्री का मतलब क्या होता है, क्वाड्र मतलब 4 है ना, क्वाड्री को हम क्या बोलते हैं, 4 बोलते हैं ना। ठीक है, तो क्वाड्री मतलब क्या होता है, 4। टेट्रा मतलब कितना होता है, 3। ठीक है, तो क्वाड्री मतलब क्या, 4। तो इसमें याद रखेंगे कि इसमें क्या होता है, हमारी जो 4 एक्सट्रीमिटी रहती है वो चारों ही क्या हो जाती है, पैरालाइसिस हो जाती है। मतलब कि हम बोल सकते हैं अपर पैरालाइसिस एंड लोअर एक्सट्रीमिटी पैरालाइसिस, दोनों हाथ भी पैरालाइसिस हो गए हैं और दोनों पैर भी क्या हो गए हैं अब, पैरालाइसिस। तो इस टाइप को पैरालाइसिस को हम बोल देंगे क्या, क्वाड्रीप्लेजिया। क्लियर है इतना। उसके बाद में नेक्स्ट होता है टेट्राप्लेजिया। अब टेट्रा वर्ड जो रहता है उसमें किससे रिलेटेड रहता है, 3 नंबर। ठीक है, 3 को हम क्या बोलते हैं, टेट्रा। ठीक है, तो इसमें याद रखना है कि इसमें बॉडी के 3 पार्ट क्या होते हैं, पैरालाइज होते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कौन कौन से पार्ट होते हैं। पैरालाइसिस ऑफ बोथ लोअर एक्सट्रीमिटी है ना, क्या हो जाता है इसमें, जो दोनों पैर है वो क्या हो जाते हैं, पैरालाइज हो जाते हैं। प्लस लिखा है अपन ने ओनली 1 अपर एक्सट्रीमिटी है ना, और क्या होता है, एक अपर एक्सट्रीमिटी पैरालाइज होती है। मतलब हमने बोल दिया कि 2 पैर पैरालाइज है और एक क्या है, हाथ पैरालाइसिस है। मतलब 3 पार्ट क्या हो गए हैं, पैरालाइज। तो हमने बोल दिया टेट्राप्लेजिया, क्योंकि टेट्रिया का मतलब क्या होता है, 3। क्लियर है इतना। उसके बाद में है पेंटाप्लेगिया। ठीक है, अब पेंटा का मतलब क्या होता है, 5। पेंटा किसके लिए यूज करते हैं अपन, 5 के लिए यूज करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो पर्सन रहता है उसकी बॉडी के 5 पार्ट क्या हो जाएंगे, पैरालाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो नाम से अपन सिंपल से याद रख सकते हैं, इसमें क्या क्या हो जाएगा, तो पैरालाइसिस ऑफ बोथ अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटी। तो हमने बोल दिया कि ऊपर के दोनों हाथ भी पैरालाइसिस हो गए और नीचे के दोनों पैर भी क्या हो गए हैं, अब पैरालाइसिस हो गए हैं। तो 4 पार्ट तो ये हो गए। एक और पार्ट इसमें पैरालाइसिस हो जाएगा, क्या, नेक। ठीक है, हमने क्या बोल दिया कि यहाँ पर क्या हो जाएगी, नेक भी जो रहती है वो भी क्या हो जाएगी, पैरालाइसिस। तो हम इसको क्या बोल देंगे, पेंटाप्लेजिया। पेंटा का मतलब 5। 5 में क्या क्या आ गया, 2 अपर एक्सट्रीमिटी आ गई, 2 लोअर एक्सट्रीमिटी आ गई और एक नेक। मतलब पूरी बॉडी ही क्या हो जाएगी उसकी, पैरालाइसिस। सिर्फ ऊपर का जो हेड रहेगा वही क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। क्लियर है इतना। तो वो क्या हो जाएगा हमारा, पेंटाप्लेगिया। क्लियर है, आगे देखें इसके। ठीक है, अब देखते हैं हम टाइप, इमेज में देख लेते हैं एक बार है ना। तो इमेज में देख लेते हैं हम कौन कौन सा दिख रहा है हमको, मोनोप्लेजिया है ना। तो ये पर्सन दिख रहा है अपन को, इसमें क्या हो गया है, ये जो आपको शो कर रखा है कलर, ये क्या है, पैरालाइसिस। मतलब इस बॉडी, इस जो पार्ट ने है फंक्शन करना बंद कर दिया है, तो हमने बोल दिया क्या हो गया इसको, पैरालाइसिस। अब इमेज में देख के हमको पता लगाना है कि इसको कौन से टाइप का पैरालाइसिस है। कौन सा पैरालाइसिस है, ओनली एक ही एक्सट्रीमिटी क्या हो रही है इसकी, पैरालाइज है। तो हमने बोल दिया एक मतलब मोनो, प्लेजिया मतलब पैरालाइसिस। मतलब एक ही एक्सट्रीमिटी इसकी डैमेज हुई है या पैरालाइज हुई है, तो क्या बोल देंगे, मोनोप्लेजिया। समझ गए क्या होता है मोनोप्लेजिया। उसके बाद नेक्स्ट है हेमीप्लेजिया। तो अपन को इमेज में दिख रहा है हेमीप्लेजिया। हेमीप्लेजिया मतलब क्या, कि एक साइड की जो उसकी बॉडी है वो क्या हो गई है, पैरालाइज हो गई है। तो इसको हमने क्या बोल दिया, हेमीप्लेजिया, जो क्या होता है, मोस्ट कॉमन टाइप होता है पैरालाइसिस का। ठीक है, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी यहीं से ही बनते हैं है ना। डायरेक्ट बोल देगा कि हेमीप्लेजिया में, फिर पार्ट दे देगा कौन कौन से पार्ट इसमें पैरालाइसिस होते हैं। तो हमको याद रखना है कि क्या होता है, एक साइड की, 1 साइड बॉडी पैरालाइज। डायरेक्ट आंसर क्या लगाना है, 1 साइड हाफ बॉडी पैरालाइज। क्लियर है इतना। उसके बाद में आता है डाईप्लेजिया। डाईप्लेजिया मतलब क्या, कि दोनों अपर एक्सट्रीमिटी क्या हो जाती है, पैरालाइज हो जाती है। याद कैसे रखना है, क्योंकि पैरी में पैराप्लेजिया जो होता है उसमें अपन ने याद रखने के लिए टिक बनाई थी पैर है ना। तो पैराप्लेजिया में लोअर एक्सट्रीमिटी पैरालाइज होती है, तो उससे याद रहेगा आपको कि डाईप्लेजिया में क्या होती है, अपर एक्सट्रीमिटी पैरालाइज होती है। क्लियर है। तो पैराप्लेजिया में क्या होता है, दोनों जो पैर रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, पैरालाइसिस हो जाते हैं। उसके बाद में है क्वाड्रीप्लेगिया।
क्वाड्री मतलब क्या होता है 4, है ना। तो इसमें जो 4 एक्सट्रीमिटी है ये पूरी क्या हो गई है पैरालिसिस। कौन कौन सी, दोनों हाथ भी हो गए हैं और दोनों पैर भी हो गए हैं, ठीक है। तो हमने क्या बोल दिया, कौन सा है ये क्वाड्रीप्लेजिया। अब इसके अलावा एक और था जिसको हमने बोला था पेंटाप्लेजिया। पेंटाप्लेजिया में क्या इन्वॉल्व हो जाएगा, जो ये नेक रहती है वो भी इन्वॉल्व, वहां तक पूरा पैरालिसिस हो जाएगा। क्लियर है, तो उसको अपन बोल देंगे पेंटाप्लेजिया। क्लियर है इतना, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं अब सेकेंड एरिया ऑफ ब्रेन, जिसको हम क्या बोलते हैं ब्रोकास एरिया। फर्स्ट एरिया हमने क्या देखा, प्राइमरी मोटर एरिया देखा। अब सेकेंड हम क्या देख रहे हैं, ब्रोकास एरिया। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ब्रोकास एरिया जो रहता है वो कहाँ पर होता है, ठीक है। ये क्या है, फ्रंटल लोब है, ठीक है। अब फ्रंटल लोब में हमने देखा कि 2 हेमिस्फीयर हैं, एक राइट है और एक लेफ्ट है। तो हमने देख लिया था कि यहाँ पर एक एरिया पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं प्राइमरी मोटार एरिया बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया था प्राइमरी मोटार एरिया, जिसके बारे में हमने देख लिया है। और ये भी देख लिया है कि अगर इसमें डिसऑर्डर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पेशेंट को पैरालिसिस हो जाएगा। पैरालिसिस से जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। अब अपना है प्राइमरी मोटार एरिया, ये हो गया, है ना। अब सेकेंड जो हमारा एरिया होता है ब्रेन का वो कौन सा होता है, ब्रोकास एरिया। क्या होता है, ब्रोकास एरिया। तो नाम याद रखना पड़ेगा आपको, नाम क्या है इसका, ब्रोकास एरिया। अब जो ब्रोकास एरिया रहता है वो कहाँ पर पाया जाता है, तो हम बोल सकते हैं कहाँ पर होता है ये लेफ्ट हेमिस्फीयर में। कहाँ पर होता है, लेफ्ट हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर भी किसका, फ्रंटल लोब का। यहाँ पर एक एरिया पाया जाता है जिसको हम क्या बोल देते हैं ब्रोकास एरिया, ब्रोकास एरिया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया ब्रोकास एरिया। तो अब अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं, ब्रोकास एरिया के बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, ब्रोकास एरिया क्या करता है, ठीक है। तो हमने फर्स्ट देख लिया था कि जो प्राइमरी मोटर एरिया रहता है ये क्या करता है, वॉलेंट्री मसल्स के मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। उसमें हमने एक लाइन देखी थी कि ये सारे ही मसल्स को क्या करता है, मूवमेंट को कंट्रोल करता है एक्सेप्ट स्पीच। स्पीच को छोड़कर क्या करता है ये, जितने भी वॉलेंट्री मसल्स के मूवमेंट है उनको कौन कंट्रोल करता है, प्राइमरी मोटार एरिया, ठीक है। तो हमने देखा था कि स्पीच को वो कंट्रोल नहीं करता है ना। वो लाइन हमने छोड़ दी थी कि स्पीच को वो कंट्रोल नहीं करता है। तो जो स्पीच को कंट्रोल करता है वो कौन होता है, हमारा ब्रोकास एरिया। हम बोल रहे हैं किसकी वजह से बोल रहे हैं, ब्रोकास एरिया। अगर ब्रोकास एरिया डैमेज हो जाता है तो पर्सन क्या हो जाएगा, फिर बोलना बंद कर देगा, मतलब उसकी स्पीच ही क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो उससे हमको याद रखना है कि ब्रोकास एरिया का काम क्या रहता है, पर्सन को स्पीच करवाता है ये, है ना। अगर ये एरिया डैमेज हो जाएगा तो पर्सन क्या हो जाएगा, बोल ही नहीं पाएगा। क्लियर है, तो देख लेते हैं क्या क्या लिखा है इसमें। तो ब्रोकास एरिया क्या है, तो इट इज सिचुएटेड इन फ्रंटल लोब। तो फर्स्ट लाइन हमने देख ली कि ब्रोकास एरिया हमारे फ्रंटल लोब में पाया जाता है। क्लियर है इतना। उसके बाद में है इट इज प्रेजेंट इन लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन। ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ब्रेन के लेफ्ट हेमिस्फीयर में प्रेजेंट होता है। अगर इमेज को समझ के उसको इमेजिनेशन कर लोगे कि ये वाला पार्ट यहाँ पर होता है और क्या पढ़ाया गया था, क्या काम करता था, इन लाइनों को कभी भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जो इमेज में दिखा है वही अपने वहाँ पर लिखा है। क्या लिखा है, फर्स्ट लिखा है कि ये फ्रंटल लोब में सिचुएटेड होता है। दूसरा अभी मैंने बताया कि ये लेफ्ट हेमिस्फीयर में पाया जाता है। तो अपन ने वहाँ लिख लिया है कि इट इज प्रेजेंट इन लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन, ठीक है। दोनों लाइन समझ में आ गई। उसके बाद में है फंक्शन ऑफ ब्रोकास एरिया, कि हमारा जो ब्रोकास एरिया रहता है ये फंक्शन क्या करता है, तो वो भी अपन ने देख लिया। क्या करता है, ये स्पीच को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर वही लिखा है क्या करता है, कंट्रोल स्पीच मसल मूवमेंट, ठीक है। हम स्पीच कर रहे हैं, बोल रहे हैं किसके द्वारा, क्योंकि हमारी टंग की जो मसल्स है वो क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। अगर टंग ही नहीं होगी या फिर टंग मूवमेंट ही नहीं करेगी तो क्या अपन बोल पाएंगे, स्पीच कर पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे ना। तो अपन बोल सकते हैं कि कंट्रोल कौन कर रहा है उसको, ब्रोकास एरिया क्या कंट्रोल कर रहा है, स्पीच मसल मूवमेंट। क्लियर है। उसके बाद में है ये क्या कंट्रोल करता है, तो फेरिंग्स को, लैरिंग्स को एंड टंग को, इन तीनों पार्ट को क्या करता है, ये मूवमेंट करवाने का काम करता है। क्या करता है, मूवमेंट करवाने का काम करता है। हमारा जो फेरिंग्स होता है ना, और क्या होता है हमारा लैरिंग्स होता है, जहाँ पर हमारा वॉइस बॉक्स पाया जाता है जिसमें से आपके वर्ड्स बनते हैं, ठीक है। और हमारी टंग जो मूवमेंट करती है उसके द्वारा क्या बनती है, स्पीच। मतलब ये तीनों पार्ट मिलके स्पीच करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। क्लियर है। तो उन सबको जो कंट्रोल करता है वही हमारा कौन सा होता है, ब्रोकास एरिया। तो बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है ब्रोकास एरिया से, अपन को याद रखना है ब्रोकास एरिया क्या करता है। तो पहले आपने कभी नाम ही नहीं सुना होगा कि ब्रोकास एक एरिया भी होता है ना, जो कहाँ पाया जाता है,
ब्रेन के फ्रंटल लोब में पाया जाता है। फ्रंटल लोब में भी जो लेफ्ट हेमिस्फेयर है वहां पर पाया जाता है। इसका काम क्या होता है, तो काम से ही क्वेश्चन आते हैं कि ब्रोकास एरिया क्या करता है, तो वो लिख देगा कि स्पीच कंट्रोल करता है ना। तो अपन को क्या लिखना है कि ये क्या करता है, स्पीच को कंट्रोल करने का काम करता है। अब स्पीच में के साथ साथ में क्या कंट्रोल करता है ये, तो फेरिंग्स, लैरिंग्स एंड टंग, इन तीनों को ये कंट्रोल करता है। इसकी वजह से ही हम क्या कर पाते हैं, बोल पाते हैं। क्लियर हुआ इतना। उसके बाद में है रिलेटेड डिसऑर्डर, है ना। तो हमने देख लिया कि ब्रोकास एरिया स्पीच को कंट्रोल करता है। तो अगर ब्रोकास एरिया डैमेज हो जाता है ना, तो इससे रिलेटेड डिसऑर्डर क्या होगा, तो क्या हो जाएगा पर्सन को एक्सप्रेसिव एफेजिया। डिसऑर्डर का नाम क्या है यहाँ पर, तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन गया कि ब्रोकास एरिया के डैमेज होने की वजह से पर्सन को क्या बीमारी होती है, तो हम क्या बोल देते हैं, एक्सप्रेसिव एफेजिया। एक्सप्रेसिव का मतलब क्या, कि एक्सप्रेस करना, बताना, है ना। और एफेजिया का मतलब क्या, बोलना, है ना। फेजिया से याद रख लो, फेजेस मतलब अपन बोलते हैं वचन या बोलना, ठीक है। तो एफेजिया मतलब कि क्या, अब्सेंट। ए मतलब अब्सेंट, अब्सेंट ऑफ फेजेस। क्या अब्सेंट होना, अब्सेंस ऑफ फेजेस। हिंदी में बोलते हैं फेजेस मतलब वचन या बोलना, ठीक है। तो यहाँ जो एक्सप्रेसिव एफेजिया हो जाता है, इसमें क्या हो जाता है, लॉस ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन। मतलब कि पर्सन क्या नहीं कर पाएगा, बोल नहीं पाएगा। मतलब कि जैसे कि आप बोल रहे हो कुछ भी चीज, क्वेश्चन कर रहे हो, तो मुझे समझ में सब आ रहा है ना। मेरे माइंड ने इंटरप्रिटेशन भी कर लिया, क्योंकि मेरा जो लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने वाला एरिया था वो क्या है, अभी प्रॉपर वर्क कर रहा है। मुझे समझ में आ गया कि आप क्या पूछ रहे हो, पर मैं चाह के भी उसका आंसर आपको नहीं दे पाऊंगी। क्या नहीं कर पाऊंगी, आपको आंसर नहीं दे पाऊंगी। क्यों नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि मेरे ब्रेन का जो ब्रोकास एरिया है वो क्या हो गया है, डैमेज हो गया है, जिसकी वजह से मुझे क्या डिसऑर्डर है, एक्सप्रेसिव एफेजिया। मतलब कि समझ में तो आ गया है पर मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगी, तो उसको ही हमने बोल दिया लॉस ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन, है ना। मतलब मेरा जो स्पीच एक्सप्रेशन है वो मैं नहीं कर पाऊंगी। समझ में आ गया आपको, तो क्लियर है इतना। ये क्या होता है अपना ब्रोकास एरिया ऑफ ब्रेन। फंक्शन याद रखना है, स्पीच, स्पीच से याद आ जाना चाहिए। रिलेटेड डिसऑर्डर क्या है, एक्सप्रेसिव एफेजिया। ए मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे लिख लेना अब्सेंस, और फेजिया का मतलब क्या होता है, फेजेस। फेजेस मतलब क्या, वचन या बोलना, है ना। तो जिसको वर्ड याद नहीं रहे तो उससे याद रख लेना अब्सेंस ऑफ फेजेस मतलब कि एफेजिया। क्लियर है। तो ये क्या होता है, अपना ब्रोकास एरिया होता है। उसके बाद नेक्स्ट आगे देखते हैं अब अपन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विजन सेंसेस, कि हमारा जो विजन सेंसेस रहता है इस कौन से लोब के द्वारा कंट्रोल होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सेमेटोसेंसरी, मतलब कि जो टच, प्रेशर, टेम्परेचर, इसका अनुभव हम कौन से लोब के द्वारा करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि टेस्ट जो रहता है वो कौन से लोब के द्वारा कंट्रोल होता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑडिटरी, हियरिंग या सेंस, जो ऑडिटरी सेंसेस रहती है ये कौन से लोब के द्वारा हमको सुनाई देती है, ठीक है। उसके बाद में है ऑल्फैक्टरी या स्मेल, तो ये कौन कौन से लोग होते हैं जो ये सारे फंक्शन करते हैं। तो वन लाइनर डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर सोल्व करने से पहले हम ये समझेंगे कि कौन कौन से लोग कौन कौन सी सेंसेस को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद इसके आंसर पे आएंगे। ठीक है, तो इमेज बना लो एक, सब जने साथ साथ में बनाओ। फ्रंटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, टेम्पोरल लोब, पेराइटल लोब।
फ्रंटल लोब में क्या क्या होता है, अभी पढ़ा था हमने, क्या होता है, प्राइमरी मोटार एरिया, प्राइमरी मोटार एरिया होता है। उसके बाद में हमने देखा था कि फ्रंटल लोब जो होता है इसके लेफ्ट साइड में कौन सा एरिया होता है, ब्रोकास एरिया, ब्रोकास एरिया। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर और भी एरिया पाए जाते हैं। इसके आगे एक और एरिया होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्री मोटार एरिया, प्री मोटार एरिया। प्री फ्रंटल एरिया। वर्निकेस एरिया, ऑडिटरी एरिया, olfactory एरिया। ठीक है, एरियाज देख लो, उसके बाद लिखना। ठीक है, एरियाज देख लो। सबसे पहले लोब्स ऑफ ब्रेन एंड एरिया। तो आपने क्या देखा था पहले इमेज में, लोब्स देखे थे। ठीक है, तो लोब जो होते हैं वो क्या कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट क्या होता है, फ्रंटल लोब होता है। उसके बाद में कौन सा होता है हमारा, हमने देखा था कि जो ईयर्स होते हैं उसके पास में क्या पाए जाते हैं, टेम्पोरल लोब पाए जाते हैं। कितने होते हैं संख्या में, 2 होते हैं, लेफ्ट एंड राइट साइड। उसके बाद में जो बीच में होता है ये वाला पार्ट, हम इसको क्या बोल देते हैं, पेराइटल लोब के नाम से इसको जानते हैं। उसके बाद में लास्ट में जो होता है हिंड ब्रेन में, उसको हम क्या बोल देते हैं, ऑक्सीपिटल लोब बोलते हैं। ठीक है, तो हमको देखना है सबसे पहली बात तो हमको लोब्स के नाम पता होना चाहिए कि कौन कौन से लोब होते हैं। उसके बाद दूसरी चीज याद होना चाहिए कि उसमें कौन कौन से एरिया होते हैं, क्योंकि डिफरेंट एरिया क्या करता है, डिफरेंट फंक्शन करवाने का काम करता है। तो हम फर्स्ट देखेंगे कि फर्स्ट वाला जो हमारा होता है फ्रंटल लोब। ठीक है, फ्रंटल लोब में भी 2 पार्ट है, एक कैंसा हो गया, राइट हेमिस्फेयर वाला और एक लेफ्ट हेमिस्फेयर। ठीक है, तो इसमें हमने देख लिया कि यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, 3 एरिया पाए जाते हैं। कितने एरिया, 3 एरिया पाए जाते हैं। जिसमें हमने देखा कि जो सबसे पीछे वाला एरिया है इसको हमने क्या बोल दिया, प्राइमरी मोटार एरिया। तो सबसे पहले तो नाम याद रख लो कि कौन सा एरिया कहाँ पर है ना। तो फर्स्ट वाला क्या हो गया, प्राइमरी मोटार एरिया, जिसके बारे में अभी अपन ने आगे पढ़ा है। उसके बाद में एक और एरिया होता है इसके सामने जिसको हम क्या बोल देते हैं, प्री मोटार एरिया। अब नाम में कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है कि जो पीछे वाला था उसको हमने क्या बोला था, प्राइमरी मोटार एरिया। उसके आगे वाला है जो क्या होता है, प्री मोटार एरिया। दोनों वर्ड अलग अलग हैं, ये प्राइमरी है और ये क्या है, प्री है। ठीक है, उसके बाद में एक आगे की तरफ एक और एरिया होता है जिसको हम क्या बोल देते हैं, प्री फ्रंटल एरिया। क्या बोलते हैं, प्री फ्रंटल एरिया। तो जो तीनों नाम है वो पीपी से ही है, अपन को लास्ट से याद रखना स्टार्ट करना है। फर्स्ट वाला क्या है, प्राइमरी मोटर एरिया,
उसके आगे क्या होता है, प्री मोटर एरिया होता है, उसके बाद में क्या होता है, प्री फ्रंटल एरिया होता है। क्लियर है। उसके बाद में हमने देखा था यहाँ पर कि जो हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है इसमें एक एरिया पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोकास एरिया। तो ये वाले सारे नाम अपने क्लियर है। क्या याद रखोगे कि यहाँ पर कितने एरिया पाए जाते हैं, 3 अपने इंपॉर्टेंट एरिया पाए जाते हैं और यहाँ पर एक एरिया पाया जाता है। क्लियर है इतना। उसके बाद में हम देखेंगे कि जो हमारा टेम्पोरल लोब होता है, ठीक है, तो ये टेम्पोरल लोब है हमारा, ठीक है। टेम्पोरल जो लोब रहता है इसमें कौन कौन से एरिया पाए जाते हैं, तो इसके अंदर भी क्या पाए जाते हैं, 3 एरिया पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, 3 एरिया पाए जाते हैं। एक कौन सा होता है, वर्निक्स एरिया। क्या होता है, वर्निक्स एरिया, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, ऑडिटरी एरिया होता है और एक क्या होता है, ऑल्फैक्टरी एरिया, ठीक है। तो जो वर्निक्स एरिया होता है ये क्या करता है, तो अपन सिंपल सा समझ लेते हैं कि वर्निक्स एरिया जो रहता है ये क्या करता है, लैंग्वेज को समझने में हेल्प करता है, ठीक है। अब आपने कोई सी भी लैंग्वेज बोली है, हिंदी में बोल रहे हो, इंग्लिश में बोल रहे हो, कोई सी भी लैंग्वेज बोल रहे हो, तो किस एरिया के द्वारा अपन उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, हमारे वर्निक्स एरिया के द्वारा। तो हम बोल सकते हैं कि वर्निक्स एरिया का जो काम रहता है वो क्या करता है, लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना, ठीक है। अगर ये एरिया डैमेज हो जाएगा तो पर्सन क्या नहीं समझ पाएगा, लैंग्वेज को समझ नहीं पाएगा, मतलब उसको सुनाई तो सब दे रहा है पर उसको वर्ड समझ में नहीं आएंगे कि ये बोल क्या रहा है। क्लियर है। ऐसा होता है ना, जैसे कोई मेंटल इलनेस वाला भी पर्सन रहता है जिसका ब्रेन प्रॉपरली काम नहीं करता है ना, वर्निक्स अगर डैमेज हो जाता है तो उस कंडीशन में पर्सन अपन बोल क्या रहे हैं उसको सुनाई तो दे रहा है कि हाँ ये कुछ बोल रहा है, पर वो क्या प्रॉपरली समझ पाता है लैंग्वेज को अपनी, कि ये क्या शब्द बोल रहा है, क्या सेंटेंस बोल रहा है, ठीक है। तो हमको याद रखना है जो वर्निक्स एरिया रहता है ये क्या करता है, लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। समझ गए इतना। उसके बाद में है ऑडिटरी, तो इसका मैंने बताया था कि आपको याद रखना है कि टेम्पोरल जो हमारे लोब होते हैं वो कहाँ होते हैं, ईयर के पास में। तो ईयर से ही क्या करते हो आप, सुनते हो, है ना। तो सुनने का जो एरिया रहता है वो भी कहाँ पाया जाएगा, आपके टेम्पोरल लोब में। तो उससे याद हो जाएगा आपको कि यहाँ पर क्या पाया जाता है, टेम्पोरल लोब में ऑडिटरी एरिया पाया जाता है, जो क्या करता है, हियरिंग में हेल्प करता है। क्या करता है ये, हियरिंग में हेल्प करता है। अगर आपका टेम्पोरल लोब डैमेज हो जाता है तो उस कंडीशन में पर्सन कैसा हो जाएगा, डीफनेस वाला हो जाएगा, मतलब उसको कुछ भी सुनाई नहीं देगा। क्लियर है। उसके बाद में होता है यहाँ पर एक और एरिया जिसको हम क्या बोल देते हैं, ऑल्फैक्टरी एरिया, ठीक है। ऑल्फैक्टरी का मतलब क्या होता है, स्मेल, है ना। जो भी स्मेल आपको आ रही है तो उसकी जो सेंसेशन रहती है वो कहाँ पर जाती है, आपके टेम्पोरल लोब में। तो हम बोल सकते हैं कि टेम्पोरल लोब में ही क्या पाया जाता है, ऑल्फैक्टरी एरिया पाया जाता है। क्लियर है इतना, तीनों एरिया क्लियर है। फर्स्ट कौन सा है, वर्निक्स एरिया, सेकंड कौन सा है, ऑडिटरी एरिया, और थर्ड कौन सा है, ऑल्फैक्टरी एरिया, ठीक है। उसके बाद में हमको याद रखना है, तो ये हमारा टेम्पोरल लोब हो गया है। उसके बाद में हम पहले ऑक्सीपिटल देख लेते हैं। ऑक्सीपिटल लोब का याद रखना है हमको कि इसमें एक ही एरिया पाया जाता है जिसको हम कौन सा बोलते हैं, विजन एरिया। क्या बोलते हैं इसको, विजन एरिया, है ना। तो विजन का जो काम करता है, देखने का जो काम करता है, वो कौन सा लोब करता है, हमारा ऑक्सीपिटल लोब। अगर ऑक्सीपिटल लोब डैमेज हो जाता है हमारा पीछे का, तो इस कंडीशन में पर्सन में क्या हो जाएगा, ब्लाइंडनेस, मतलब कि पर्सन जो रहता है वो देख नहीं पाएगा। तो उससे हमको याद रख लेना है कि जो हमारा विजन का काम करता है, विजन का जो एरिया होता है वो कौन सा होता है, हमारा ऑक्सीपिटल लोब के अंदर पाया जाता है। क्लियर है इतना। उसके बाद अब क्या बच गया है अपना, पेराइटल लोब बच गया है कि पेराइटल लोब में क्या क्या पाया जाता है। तो पेराइटल लोब को अब याद कैसे रखेंगे अपन, PTT से याद रखेंगे। P मतलब क्या, पेराइटल, और T से क्या याद रखना है, टेस्ट, एंड T से क्या याद रखना है, टच, ठीक है। तो इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, 2 एरिया पाए जाते हैं। एक तो गैस्ट्रेटरी पाया जाता है जिसको हम क्या बोल सकते हैं, टेस्ट बोल देंगे, और जो सोमेटोस्टेटरी रहता है इसको हम क्या बोल देंगे, टच एरिया, ठीक है। तो इसको थोड़ा डिक से लिख लेना, ये इसका है और ये इसका है ना। कौन कौन से एरिया पाए जाते हैं इसमें, याद रखने के लिए ट्रिक बना लेना है एक, PTT। P मतलब क्या, पेराइटल लोब। पेराइटल लोब में 2 एरिया पाए जाते हैं, कौन कौन से, एक तो टेस्ट का और एक कौन सा, टच का, है ना। अब दोनों एरिया के नाम क्या होते हैं, जो टेस्ट रहता है इसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोटेटरी एरिया, ठीक है। और जो हमारा क्या रहता है, टच रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सोमेटो सेंसरी एरिया। क्लियर है इतना। तो हमको PTT से इसको याद रख लेना है, बाकी सारे आपको सिंपल तरीके से याद रहेंगे। बस वर्निक्स का याद रखना है कि कहाँ पाया जाता है, टेम्पोरल लोब में पाया जाता है। क्लियर है। तो ये सारे क्या होते हैं, हमारे ब्रेन के एरिया होते हैं, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
चलो पहले क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। जो हमने अभी क्या देखे थे, क्वेश्चन देखे थे कि कौन सा जो पार्ट रहता है हमारे ब्रेन का, कौन सा एरिया रहता है, वो कौन सा फंक्शन करता है। ठीक है, तो आंसर बताओ अब। जो विजन सेंसेशन का काम करता है वो कौन सा लोब होता है, ऑक्सीपिटल लोब। तो आंसर क्या दे देंगे हम डायरेक्ट, ऑक्सीपिटल लोब। ठीक है, तो इस टाइप से सिंपल क्वेश्चन आते हैं। बस उसके लिए आपको क्या करना है, वो इमेज से आपको याद रखना है कि कौन कौन सा एरिया कहाँ पर पाया जाता है। अगर वो इतना सा इमेज याद रख लोगे तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो वो सॉल्व कर सकते हैं अपन, है ना। तो विजन का जो सेंसेस रहता है वो कौन सा एरिया में रहता है, ऑक्सीपिटल लोब में रहता है। उसके बाद में है सोमेटो सेंसरी एरिया, मतलब कि टच का प्रेशर एंड टेम्परेचर पेन, इसकी सेंसेशन जो पहुंचाता है वो एरिया कहाँ पाया जाता है। तो अभी अपन ने पीटीटी से याद रखा था, कैसे याद रखा था, पीटीटी, पी मतलब पैराइटल, टी मतलब टेस्ट और टी मतलब टच। तो टच आ गया है यहाँ पर, है ना, टच, प्रेशर, टेम्परेचर, पेन, एक ही बात है, मतलब कि स्किन का सेंसेशन देने वाला कौन से एरिया में था, कौन सा लोब था, पैराइटल लोब। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पैराइटल लोब। उसके बाद में है टेस्ट का एरिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रेटरी सेंसेशन देने वाला टेस्ट एरिया। कहाँ पर पाया जाता है ये, कहाँ पर पाया जाएगा, पैराइटल लोब में। पीटीटी से हमको याद रखना है कहाँ पर होगा ये भी, पैराइटल लोब में। उसके बाद में है ऑडिटरी या हियरिंग सेंसेशन, है ना। हियरिंग का जो सेंसेशन देने का काम करता है कौन से लोब के द्वारा कंट्रोल होता है, टेम्पोरल। कैसे याद रखना है कि ईयर के पास में ही क्या होता है, टेम्पोरल बोन होती है, जहां पर टेम्पोरल लोब होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपना आंसर, टेम्पोरल लोब। उसके बाद में नेक्स्ट है अपना ओल्फैक्टरी या स्मेल की सेंसेशन। स्मेल की जो सेंसेशन देने का काम करता है ओल्फैक्टरी, जिसको हम बोलते हैं, ये कहाँ पर पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है, टेम्पोरल लोब में। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा हमारा, टेम्पोरल लोब। क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन सा जो एरिया रहता है कौन सी सेंसेशन देने का काम करता है। तो सिंपल सा ही है, बस इमेज को अगर याद कर लेंगे अपन थोड़ा सा कि कौन कौन से एरिया पे कौन कौन सा एरिया पाया जाता है कौन से लोब में, तो डायरेक्ट अपन आंसर दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आगे देखते हैं अब इसके सेंसरी फंक्शन। ठीक है, सेंसरी फंक्शन में फर्स्ट हम देख रहे हैं विजन का फंक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट जो रहता है हमारा क्या होता है, विजन का फंक्शन होता है, जो किसके द्वारा कंट्रोल होता है, किसके द्वारा होता है, ऑक्सीपिटल लोब। ठीक है, तो हम क्या बोल देंगे कि सेंसरी जो फंक्शन रहता है उसमें हम देख रहे हैं कि फर्स्ट क्या, विजन का फंक्शन, तो किसके द्वारा होता है, तो हम क्या बोल देंगे, ऑक्सीपिटल लोब के द्वारा कंट्रोल होता है, ऑक्सीपिटल लोब। ठीक है, उसके बाद में सिचुएटेड इन ऑक्सीपिटल लोब, है ना, डायरेक्ट आ जाता है कि विजन का सेंटर कहाँ प्रेजेंट है, तो हम क्या बोल देंगे, ऑक्सीपिटल लोब में प्रेजेंट है। उसके बाद में फंक्शन क्या हो जाएगा इसका, तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन विद द हेल्प ऑफ सेकेंड क्रेनियल नर्व, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिक नर्व। ठीक है, हमारी क्या होती है, सेकेंड क्रेनियल नर्व होती है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, ऑप्टिक नर्व के नाम से जानते हैं। फर्स्ट क्रेनियल नर्व कौन सी होती है, ऑल्फैक्टरी नर्व, जो क्या करवाती है हमको, स्मेल का सेंसेशन करवाती है, वो कौन सी होती है, फर्स्ट क्रेनियल नर्व। तो सेकंड नंबर की जो होती है वो कौन सी होती है, ऑप्टिक नर्व, जो क्या करती है, विजन का सेंसेशन करवाती है। ठीक है, तो उससे हमको याद हो गया कि फंक्शन क्या होता है इस लोब का, तो ये क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, किसके साथ में मिलकर फंक्शन करती है, ये सेकेंड नंबर की क्रेनियल नर्व, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिक नर्व, उसके साथ मिलकर क्या करती है, फंक्शन करती है। समझ में आ गया। रिलेटेड डिसऑर्डर क्या हो जाएगा, अगर क्या हो जाती है, सेकंड नंबर की जो ऑप्टिक नर्व है, जो क्या करती है, विजन का काम करती है, क्या करती है, जो विजन का फंक्शन करती है, अगर ये क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, तो इस कंडीशन में कौन सी बीमारी, कौन सी प्रॉब्लम हो जाएगी, ब्लाइंडनेस, क्या हो जाएगा उसको, ब्लाइंडनेस हो जाएगा। क्लियर है इतना। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं हम अब आगे, ऑल्फैक्टरी फंक्शन। तो हमारे जो ऑल्फैक्टरी फंक्शन रहता है स्मेल का, वो कौन से लोब के द्वारा होता है, तो हम क्या बोल देंगे, सिचुएटेड इन टेम्पोरल लोब। कहाँ पर होता है ये, टेम्पोरल लोब में होता है। ठीक है, तो फंक्शन क्या होता है इसका, तो इट इज रिसीव इम्पल्सेस बाय नोज। ऑल्फैक्टरी का मतलब क्या, स्मेल, स्मेल का सेंसेशन हम कहीं से लेते हैं, हमारे नोज से लेते हैं, जो क्या है, एक सेंसरी ऑर्गन है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ऑल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व, कौन सी नर्व के द्वारा, ऑल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व, जो क्या होती है हमारी फर्स्ट क्रेनियल नर्व होती है। एक नंबर की जो क्रेनियल नर्व है वो कौन सी है हमारी, ऑल्फैक्टरी नर्व। ठीक है,
तो इसकी मदद से हम क्या करते हैं, स्मेल का सेंसेशन लेते हैं। क्या करते हैं, स्मेल का सेंसेशन लेते हैं। किसकी हेल्प से लेते हैं, नोज की हेल्प से। ठीक है, अब इससे रिलेटेड डिसऑर्डर क्या हो जाएगा, अगर हमारी कौन सी नर्व डैमेज हो जाती है, फर्स्ट नंबर की क्रेनियल नर्व डैमेज हो जाती है। लोब के अंदर फंक्शन हो रहे हैं सेंसेशन के, तो जो फंक्शन को करवा रहा है वो कौन करवा रहा है, नर्व करवा रही है। कौन करवा रहा है, नर्व। अगर नर्व ही नहीं होगी तो सेंसेशन ब्रेन तक जाएगा ही नहीं, है ना। तो इतना तो अपन को पता ही है। फिर अभी बोलोगे कि नर्व कहाँ से बीच में आ गई। ठीक है, तो नर्व क्या कर रही है, सेंसेशन करवाने का काम कर रही है। ठीक है, तो जो सेंसेशन करवा रही है ओल्फैक्टरी का, इसको हमने बोल दिया है कौन से नंबर की होती है, फर्स्ट क्रेनियल नर्व। तो नर्व टोटल 12 नर्व होती है क्रेनियल नर्व, तो अपन को नाम याद रखने पड़ेंगे और जो 12 नर्व रहती है उसका फंक्शन क्या होता है वो याद रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में ये चीज क्लियर हो जाएगी। उसके बाद में है रिलेटेड डिसऑर्डर, कि इससे रिलेटेड डिसऑर्डर क्या हो सकता है, तो हम क्या बोल देंगे, लॉस ऑफ स्मेल सेंसेशन। मतलब कि जो फर्स्ट क्रेनियल नर्व थी हमारी ऑल्फैक्टरी नर्व, ये स्मेल का सेंसेशन करवाती थी। अब ये क्या हो गई, ये नर्व क्या हो गई, किसी कारण की वजह से डैमेज हो गई है। तो क्या किसी पर्सन को स्मेल आएगी, स्मेल कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी जो ऑल्फैक्टरी नर्व है वो क्या हो गई है, डैमेज। तो इस कंडीशन में इससे रिलेटेड डिसऑर्डर क्या हो जाएगा, इनोस्मिया। क्या बोल देंगे हम, एनोस्मिया। क्या बोल देंगे, एनोस्मिया। ए का मतलब अब्सेंट, नोस्मिया में नोज आ रहा है तो नोज से याद रखना है कि स्मेल अब्सेंट हो जाएगी। क्या अब्सेंट हो जाएगी, स्मेल अब्सेंट हो जाएगी, इसलिए हमने बोल दिया है ए नोस्मिया। क्लियर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ सेंसेशन। डायरेक्ट टर्मिनोलॉजी से भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि एफेजिया क्या होता है, एनोस्मिया क्या होता है, और बहुत सारी टर्मिनोलॉजी जो आगे आएगी, है ना। तो डायरेक्ट दे देगा कि लॉस ऑफ स्मेल सेंसेशन, लॉस ऑफ विजन, है ना, लॉस ऑफ टेस्ट, तो सबके अलग अलग टर्मिनोलॉजी होती है। क्लियर है, तो ट्रिक बना के अपन को बस याद रखना है। याद कैसे रख लिया इसमें अपन ने, ए मतलब अब्सेंट, नोज से याद रख लेना है कि नोज मतलब कि नोज से स्मेल नहीं आएगी, जिसको हम बोल देंगे लॉस ऑफ स्मेल सेंसेशन। आ गया समझ में इतना। उसके बाद में नेक्स्ट आगे देखते हैं हम अपन ऑडिटरी एरिया, है ना। अब जो ऑडिटरी एरिया रहता है ये हमने अभी आगे देख लिया कहाँ पर पाया जाता है, टेम्पोरल लोब में। तो हमने लिख दिया कि सिचुएटेड होता है कहाँ पर, ये टेम्पोरल लोब में। उसके बाद में हम देखेंगे इसका फंक्शन। तो इसका फंक्शन क्या होता है, तो ऑडिटरी है मतलब सिंपल सी बात है, क्या करेगा, साउंड को रिसीव करेगा, मतलब हियरिंग करवाने का काम करेगा। तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, इट रिसीव इम्पल्सेस related to hearing with the help of vestibulocochlear nerve, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑडिटरी नर्व। जो कौन से नंबर की होती है हमारी, 8th नंबर की क्रेनियल नर्व होती है। कौन सी होती है, 8th नंबर की क्रेनियल नर्व, जिसका नाम क्या होता है, वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व। इसका अदर नेम क्या होता है, ऑडिटरी नर्व। इसकी मदद से ही क्या कर पाते हैं हम, हियरिंग मतलब कि सुन पाते हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया कि जो हमारा टेम्पोरल लोब रहता है इसमें ऑडिटरी एरिया प्रेजेंट रहता है, जिसका फंक्शन क्या होता है, हियरिंग का काम करवाना। क्या फंक्शन होता है इसका, हियरिंग करवाना। किसकी हेल्प से, 8th नंबर की क्रेनियल नर्व की हेल्प से। क्लियर है, इससे रिलेटेड डिसऑर्डर क्या हो जाएगा, डीफनेस। अगर क्या हो जाता है, 8th नंबर की जो क्रेनियल नर्व है वो क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, तो पर्सन क्या हो जाएगा, डीफ हो जाएगा, मतलब कि बहरा हो जाएगा। डिफनेस मतलब क्या होता है, बहरा होना। तो हम क्या बोल देंगे, पर्सन क्या हो जाएगा, बहरा। तो अब कहीं पर भी कोई दिखे बहरा तो हम समझ जाएंगे कि कौन सी नर्व डैमेज है, वेस्टिबुलर कोकुलर नर्व डैमेज होने की वजह से वो क्या हो गया है, डीफ हो गया है या बहरा हो गया है। समझ गए इतनी बात। उसके बाद नेक्स्ट अब देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा एरिया था अपना, ये पढ़ लिया था अपन ने। उसके बाद में है अपना टेस्ट, है ना, टेस्ट एरिया। ठीक है, टेस्ट एरिया को क्या बोलते हैं हम, गैस्ट्रेटरी एरिया। टेस्ट सर सिंपल से याद रख लो कि टेस्ट क्या का रहता है, टंग का। टंग से हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं माउथ से, है ना। गैस्ट्रेटरी रिलेटेड है, स्टमक से खाना खाते हैं तो कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है। तो उससे रिलेट करके नाम याद रख लो। टेस्ट एरिया को अपन क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोटरी एरिया के नाम से भी जानते हैं। समझ में आ गया इतनी बात। उसके बाद में सिचुएटेड, कहाँ पर सिचुएटेड होता है ये, पेराइटल लोब में। हमने याद रखा था किससे, PTT से, पेराइटल लोब टेस्ट एंड टच। ठीक है, तो उससे याद आ गया कि कौन से लोब में होता है ये, पेराइटल लोब में होता है। उसके बाद में फंक्शन देखें इसका, तो फंक्शन क्या होगा, ये क्या करता है, इट रिसीव द इम्पल्सेस रिलेटेड टू टेस्ट फ्रॉम फेशियल सेंसरी नर्व। किसकी हेल्प से,
फेशियल सेंसरी नर्व, जो कौन सी होती है, 7th नंबर की क्रेनियल नर्व होती है। ठीक है, क्या देखा हमने कि जो गैस्ट्रेटरी एरिया रहता है ये किसके द्वारा कंट्रोल होता है, इम्पल्सिस कहाँ से लेता है, ये 7th नंबर की क्रेनियल नर्व से, जिसको हम क्या बोलते हैं, फेशियल सेंसरी नर्व, है ना। नंबर याद रखना है, कौन सी होती है, ये 7th नंबर की क्रेनियल नर्व होती है। ठीक है, उसके बाद में देखा हमने क्या करता है ये, तो स्वीट सॉल्ट सोर फ्रॉम इंटीरियर 1/3 पार्ट ऑफ द इंटीरियर टंग। अब हमने बोल दिया क्या कि ये क्या है, हमारी टंग है, इसका जो 1/3 पार्ट है, मतलब हाफ पार्ट अगर अपन ले लेंगे, कौन सा पार्ट ले लिया हमने, 1/3 पार्ट, किसका पार्ट ले लिया, 1/3 टंग का। तो हमने बोल दिया कि जो आगे का पार्ट होता है हमारे टंग का, वो कौन कौन सी सेंसेशन देता है हमको, स्वीट की देता है। मतलब हमने कुछ मीठा खाया तो उसकी सेंसेशन कहाँ से होगी हमको, टंग के इंटीरियर वाले पार्ट से। हमने क्या खा लिया, कुछ सॉल्ट खा लिया या कुछ सॉर खा लिया, है ना, तो इस कंडीशन में हमको टेस्ट का जो सेंसेशन देगा वो कहाँ पर होगा, 1/3 इंटीरियर पार्ट। ठीक है, तो वही लाइन लिखी है कि जो फेशियल नर्व रहती है इसके हेल्प से ही अपन टेस्ट का पता लगा पाते हैं कि ये मीठा है या ये सॉल्ट है या फिर थोड़ा सा खट्टा है, सॉर है ना। तो क्लियर है इतना। उसके बाद में आता है एंड ग्लोसोफेरेंजियल नर्व फ्रॉम पोस्टेरियर 1/3 पार्ट ऑफ टंग बिटर, है ना। और एक और नर्व होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। ठीक है, अब जो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व होती है वो क्या करती है, बिटर टेस्ट का सेंसेशन करवाती है। कौन से टेस्ट का, बिटर सेंसेशन, बिटर टेस्ट का। तो बिटर टेस्ट का अगर जो सेंसेशन हमको होता है वो कहाँ होता है, हमारे टंग के पोस्टेरियर पार्ट में। कहाँ पर, पोस्टेरियर पार्ट। मतलब कि सिंपल सी बात है कि हम क्या खाते हैं, खाना खाते हैं, कुछ भी चीज़ खा रहे हैं तो उसमें नमकीन भी है, मीठा भी है, कड़वा भी है और खट्टा भी है। तो हमको लगता है कि बस हमारी जो टंग है वही सेंसेशन दे रही है टेस्ट का, पर ये सच नहीं है। टेस्ट के लिए क्या पाए जाते हैं, अलग अलग टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं जो अलग अलग टेस्ट के सेंसेशन को लेने का काम करते हैं। तो हमने बोल दिया कि हमारे टंग का जो 1/3 पार्ट है, मतलब आधा पार्ट है, उसके अंदर ऐसे टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं जो स्वीट का सेंसेशन करवाते हैं, जो सॉल्ट का सेंसेशन करवाते हैं और जो सोर का सेंसेशन करवाते हैं। क्लियर है। और हमने बोल दिया कि अगर हम कुछ कड़वी चीज खाते हैं तो टेस्ट का सेंसेशन कहाँ पर होगा, तो हम क्या बोलेंगे, टंग के पोस्टेरियर वाले पार्ट में, क्योंकि दो डिफरेंट नर्व क्या करती है, इस सेंसेशन को देने का काम करती है। जो इंटीरियर वाले पार्ट को कंट्रोल कर रही है वो कौन सी है, हमारी फेशियल नर्व है, और जो पोस्टेरियर टंग को कंट्रोल कर रही है वो कौन सी है, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व है। तो बस दो नर्व का नाम याद रखना है, एक फेशियल नर्व, एक ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। दूसरी बात याद रखनी है कि इंटीरियर पार्ट को कंट्रोल कौन करती है, फेशियल नर्व करती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना, कि स्वीट अगर हम खा रहे हैं तो सेंसेशन पहुंचाने का काम कौन करेगा, हम क्या बोल देंगे, फेशियल नर्व। बीटर हम खा रहे हैं तो कौन सेंसेशन देगा, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। क्लियर है इतना। अब इससे रिलेटेड डिसऑर्डर क्या हो जाएगा, तो हमको पता है कि अगर हमारा टेस्ट एरिया खराब हो गया मतलब टेस्ट नहीं आएगा, तो हमने बोल दिया रिलेटेड डिसऑर्डर क्या हो जाएगा इसमें, लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन। क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन, मतलब स्वाद का पता नहीं चलेगा। मोस्ट कॉमनली अगर हम लंबे समय तक एंटीबायोटिक का यूज करते हैं तो उसका भी क्या होता है, एक साइड इफेक्ट होता है। उस साइड इफेक्ट में क्या होता है कि टेस्ट में, टंग में, मतलब कि टेस्ट का पता नहीं चलता है ना। क्यों नहीं चलता है, क्योंकि हमारे जो टेस्ट बड्स रहते हैं उसको क्या कर देती है, ये डैमेज करने का काम करती है। ठीक है, कौन, एंटीबायोटिक मेडिसिन। इसलिए बोलते हैं कि एंटीबायोटिक भी ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, है ना। ऐसा होता है ना कि अगर लंबे समय तक बीमार रहते हैं, 10-15 दिन तक कंटिन्यू अगर डोजेस लेते जा रहे हैं, तो अपन बोलते हैं कि मैं तो कुछ भी खा रहा हूँ तो मुझे कुछ टेस्ट नहीं आ रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि ये मीठा है कि खट्टा है, मतलब कुछ स्वाद ही नहीं आ रहा है खाने में, बोलते हैं ना। तो वो क्या, किसकी वजह से होता है, हमारे जो टेस्ट बड रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, एंटीबायोटिक के साइड इफेक्ट की वजह से डैमेज हो जाते हैं, मतलब हमको टेस्ट का सेंसेशन प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं वो। क्लियर है। तो हमको याद रखना है कि इसमें क्या हो जाता है डिसऑर्डर, लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन, मतलब कि पूरी तरीके से जो सेंसेशन रहती है वो क्या हो जाती है, लॉस। मतलब वो कुछ भी खाएगा उसको पता ही नहीं है कि क्या कड़वा है, क्या मीठा है, क्या खट्टा है, क्या नमकीन है। क्लियर है। तो टर्मिनोलॉजी क्या यूज करते हैं अपन लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन के लिए, ए गुसिया, क्या बोलते हैं इसको, ए गुसिया। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखोगे, ए से अब्सेंट, और इससे क्या याद रखोगे कि अब्सेंट हो जाता है क्या, टेस्ट। वही जो तुम समझ रहे हो वही है, पर बोल नहीं सकते। ठीक है, ठीक है, क्या अब्सेंट हो जाता है इसमें, टेस्ट। मतलब जो भी खाएंगे वो कैसा लगेगा, मतलब कि कुछ टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि क्या हो गया है,
लॉस ऑफ सेंसेशन, उसको रसमलाई भी दे दो, उसको हरी सब्जी भी दे दो, कड़वा करेला भी दे दो, वो सिर्फ खा लेगा, उसको टेस्ट कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि क्या हो गया है, उसकी फेशियल नर्व और ग्लोसोफेरेंजियल नर्व क्या हो गई है, डैमेज हो गई है। क्लियर है? अगर सिर्फ फेशियल नर्व डैमेज हुई होगी तो कौन सी सेंसेशन नहीं कर पाएगा, मीठे की, सॉल्ट की और सोर की। अगर ग्लोसोफेरेंजियल नर्व डैमेज हुई है तो कौन सी सेंसेशन को फील नहीं कर पाएगा, बिटर, मतलब कड़वा खाएगा तो उसको कुछ भी पता नहीं चलेगा। समझ गए इतना? उसके बाद नेक्स्ट अब देखते हैं कौन सा एरिया आ गया अपना, सोमेटो सेंसरी एरिया, जो किसका होता है, टच से रिलेटेड होता है। याद रखना है PTT, पेराइटल टच टेस्ट, मतलब कि कौन सा लोब आ गया यहाँ पर, पेराइटल लोब के अंदर ये एरिया पाया जाता है। ठीक है, जो क्या करता है, टच का, टेम्परेचर का एंड प्रेशर का फील करवाता है। या हम बोल सकते हैं कि एक तरीके से ये किसको कंट्रोल करता है, हमारी स्किन की सेंसेशन देने का काम करता है ना। तो हम इसको यूं भी बोल सकते हैं स्किन सेंसेशन, क्योंकि टच, टेम्परेचर, प्रेशर सब फील कहाँ पे होता है, हमको स्किन के ऊपर ही फील होता है ना। किसी ने कुछ भी प्रेशर अप्लाई करा है तो फील होगा, टेम्परेचर फील होगा, टच करा है तो फील होगा। तो उसको हम कौन सा एरिया बोल देते हैं, सोमेटो सेंसरी एरिया, या इसको स्किन सेंसेस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, लोब पूछ ले कि कौन से लोब में पाया जाता है, तो PTT से याद रख लेना है, पेराइटल टच टेस्ट, मतलब ये पेराइटल लोब में पाया जाता है। उसके बाद में फंक्शन देखें तो इट रिसीव द इम्पल्सेस रिलेटेड टू टच, प्रेशर, टेम्परेचर, वाइब्रेशन विद द हेल्प ऑफ क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व इंटरप्रेटेड। अब ये क्या करता है, रिसीव करता है इम्पल्सेस को। कौन कौन सी इम्पल्सेस, टच की, प्रेशर की, टेम्परेचर की, वाइब्रेशन की, किसकी हेल्प से, क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व। अब इसके अंदर हमारी जितनी भी क्रेनियल नर्व है, जितनी भी स्पाइनल नर्व हमारी बॉडी में पाई जाती है, क्योंकि स्किन हमारी पूरी बॉडी पे है ना। लार्जेस्ट ऑर्गन क्या होती है, स्किन होती है। तो पूरी बॉडी पे ही जब इसकी अपनी क्या है, स्किन है, तो सेंसेशन भी क्या करेगी, जो सारी क्रेनियल नर्व रहती है और सारी ही स्पाइनल नर्व रहती है, वो क्या करेगी, सेंसेशन को लेने का काम करेगी। जिस एरिया पे आपने टच कर दिया है वहाँ की नर्व सेंसेशन को पहुंचा देगी। क्लियर है इतना? तो इसको हमने क्या लिख लिया कि क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व इंटरप्रिटेशन, मतलब दोनों मिलके इस सेंसेस को पहुंचाने का काम करती है। क्लियर है इतना? उसके बाद में है रिलेटेड डिसऑर्डर, क्या हो जाएगा, तो वही ये क्या काम करती थी, सेंसेशन देती थी। तो अगर क्या हो गया है, ये नर्व्स डैमेज हो गई है बॉडी की, क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स, तो उस कंडीशन में स्किन में कोई भी सेंसेशन नहीं जाएगा। ठीक है, तो हम क्या बोल देंगे, लॉस ऑफ सेंसेशन। क्या नहीं होगा, लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाएगा, मतलब सेंसेशन नहीं जाएगा। मान लो कि पर्सन को क्या हो जाता है, पैरालाइसिस हो जाता है, उस कंडीशन में अगर आप उसके हाथ पे चिमटी करते हो, प्रेशर अप्लाई करते हो, हाथ को उठा के इधर रखते हो, तो क्या उसको फील होता है कि मुझे टच करा है, मुझे प्रेशर दिया है या मूवमेंट हुआ है, होता है क्या, नहीं होता है, क्योंकि वहाँ की जो नर्व थी वो क्या हो गई है, डैमेज हो गई है, प्रॉपरली कुछ भी फंक्शन नहीं हो रहा है। तो अपन ने टच करा तो उसका सिग्नल भी ब्रेन तक नहीं जाएगा, तो उसको हम क्या बोल देंगे, लॉस ऑफ सेंसेशन। ठीक है, मतलब सेंसेशन नहीं जाना। उसके लिए टर्मिनोलॉजी क्या याद करनी है हमको, पैरास्थेशिया। क्या याद करना है, इसका वर्ड याद रखना पड़ेगा अपन को। पैरास्थेशिया का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ सेंसेशन, है ना। पैरा वर्ड जो था हमारा पैरालिसिस के टाइप में भी आया था, तो उससे याद रख लो, पैरालिसिस में मतलब क्या हो जाता है, लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाता है। मतलब पैरास्थेशिया मतलब लॉस ऑफ सेंसेशन, मतलब कि कहीं से भी कुछ भी वर्ड को उठा के रिलेट करके याद रखो तो कभी भी उसको नहीं भूलोगे। आ गया इतना समझ में? उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं हम मेंटल फंक्शन। ठीक है, क्या क्या पढ़ लिया हमने, मोटार फंक्शन पढ़ लिया है ना, कि मोटार फंक्शन में क्या देखा हमने, कि प्राइमरी मोटार एरिया होता है जो क्या करता है, वॉलेंट्री मसल के मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम करता है। उसके बाद में हमने सेरेब्रम का दूसरा फंक्शन देखा था, जिसको हम बोलते हैं क्या, सेंसरी फंक्शन। सेंसरी फंक्शन में हमने देखा कि डिफरेंट टाइप के जो लोब होते हैं उसमें डिफरेंट टाइप के एरियाज पाए जाते हैं। वो डिफरेंट टाइप के जो एरियाज रहते हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप की सेंसेशन को लेने का काम करते हैं। उसके बाद अपना जो थर्ड पॉइंट है सेरेब्रम का फंक्शन, उसमें अपना थर्ड पॉइंट क्या है, मेंटल फंक्शन। क्या फंक्शन, मेंटल फंक्शन, जिसको हम बोल सकते हैं कि मेमोरी फंक्शन। मतलब ये मेंटल मतलब हमारा जो दिमाग काम कर रहा है, हमारी जो मेमोरी है, हमारी जो इंटेलिजेंट है, हमारे जो एसोसिएटेड फंक्शन है, जैसे कि थिंकिंग करना, सोचना, रीजनिंग, ये भी सब कौन करता है, हमारा सेरेब्रम वाला पार्ट ही करता है। तो ये सारी चीजें उसके अंदर आएगी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे अपन, तो दिस इज कंट्रोल 4 एरिया। 4 एरिया के द्वारा हमारे सारे इंटेलिजेंस, हमारी थिंकिंग, सोचना, काम करना, रीजनिंग, है ना, कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये सारे जो रहते हैं इन 4 एरिया के द्वारा कंट्रोल होते हैं। कौन कौन से एरिया के द्वारा कंट्रोल होते हैं, प्री मोटर एरिया,
जो हमने देखा था कि हमारा जो फ्रंटल लोब था उसमें प्राइमरी मोटर एरिया था, यहाँ पर हमने देखा था फ्रंटल लोबिया, यहाँ पे देखा था प्राइमरी मोटर एरिया, फिर यहाँ पे हमने देखा था प्री मोटर एरिया, और एक कौन सा देखा था हमने, प्री फ्रंटल लोब या प्री फ्रंटल एरिया। ठीक है, तो उसमें से जो हमारा प्री मोटर एरिया था, प्राइमरी मोटर तो हमने पढ़ लिया था कि वॉलेंटरी मसल्स को कंट्रोल करता है। अब जो हमारा प्री मोटर एरिया रहता है ये क्या करता है, तो ये इंटेलिजेंट में, मेमोरी में, इन सब फंक्शन में क्या करता है, हेल्प करता है। आगे समझ में। उसके बाद में है प्री फ्रंटल एरिया, है ना। एक और एरिया कौन सा अपना, यहाँ पर हमने देखा था कौन सा था, प्री फ्रंटल एरिया। तो ये भी क्या करता है, इंटेलिजेंट में, मेमोरी में, इनमें काम करने का फंक्शन करता है। उसके बाद में एक और एरिया होता है वर्निक्स एरिया, जो हमने देखा था कि यहाँ पर टेम्पोरल लोब में पाया जाता है, जो लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करता है। तो हम बोल सकते हैं कि साथ ही साथ मेमोरी में, मेंटल में। अब लैंग्वेज हम बोलते हैं तो किसके कारण बोलते हैं, इंटेलिजेंस के कारण, सीखा है हमने, लर्निंग करी है, उसके कारण ही हम क्या कर पाते हैं, लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो वर्निक्स एरिया रहता है ये भी हमारे मेमोरी में, इंटेलिजेंट में काम करता है। उसके बाद में क्या होता है, पेराइटो ऑक्सीपिटल एरिया। कौन सा एरिया होता है, पेराइटो ऑक्सीपिटल एरिया। तो अब जो पेराइटो ऑक्सीपिटल एरिया रहता है वो हम किसको बोलते हैं, मान लो कि हमारा ये क्या है, ब्रेन है, ये ऑक्सीपिटल है, टेम्पोरल है, ये पेराइटल वाला एरिया है। ठीक है, तो अब नाम क्या है हमारे पास, पेराइटो ऑक्सीपिटो। ठीक है, तो ये क्या हो गई हमारी, पेराइटल बोन हो गई। ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा, ऑक्सीपिटल वाला पार्ट हो गया। ठीक है, तो जहाँ हमारा ऑक्सीपिटल वाला पार्ट होता है और पेराइटल वाला पार्ट, जहाँ पर ये आपस में मिलता है वहाँ पर क्या पाया जाता है, एक एरिया पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है, यहाँ पर एक एरिया पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेराइटो ऑक्सीपिटल एरिया बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे कि ये जो चारों एरियाज रहते हैं जो क्या करते हैं, इंटेलिजेंट मेमोरी का काम करते हैं, है ना। तो चारों एरिया के बारे में डिटेल में लिखेंगे कि कौन कौन सा एरिया क्या क्या फंक्शन करता है। क्लियर है इतना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे कि जो हमारे मोटार फंक्शन, हमने देख लिया कि जो मोटार फंक्शन रहते हैं वो क्या होते हैं, और सेंसरी फंक्शन रहते हैं वो क्या होते हैं, और लास्ट में हम देखेंगे कि जो इंटेलिजेंट फंक्शन होते हैं सेरेब्रम के वो क्या होते हैं। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और नेक्स्ट लेक्चर को देखते रहो।